नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11वीं के लिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं। 11वीं का अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वह है तत्सत। वह क्या है? तत्सत। तत्सत जो रचना है वह एक कहानी के रूप में आप लोगों के सम्मुख साहित्यिक जैनेन्द्र कुमार ने रखी है। यह जैनेन्द्र कुमार की रचना समझ कर लेने वाले हैं या उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तत्सत का अर्थ जो होता है वही सत्य। तत्सत का अर्थ होता है वही सत्य है या वही सत्य। जैनेन्द्र कुमार। अब 11वीं कक्षा के लिए अब तक जो भी कुछ रचनाएं हमने समझ कर ले ली है, यह अध्यापन की दृष्टि से हमने या परीक्षार्थी के तौर पर समझ कर लेने के बाद हम लोग तत्सत की ओर आ रहे हैं। तत्सत का अर्थ होता है वही सत्य है। लेखक है जैनेन्द्र कुमार। लेखक परिचय में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ? कब? 2 जनवरी 1950 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचार्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर और ब्रह्मचार्याश्रम। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। और आप लोगों को यह मालूम है 1905 यानी कि आज़ादी का बोलबाला, आज़ादी का समय था भारत देश के लिए। हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण बीच में शिक्षा छोड़ देनी पड़ी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं को अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। जो विचार तत्वों को जगाती है जो जीवन की समस्याओं को अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई, यानी कि जन्म 2 जनवरी 1905 और मृत्यु 1988 में। अब उनके प्रमुख रचनाओं की ओर आ जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं की ओर आ जाते हैं। प्रमुख कृतियां कौन सी है? त्यागपत्र, कल्याणी, ये उपन्यास है। पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, यह कहानी संग्रह है। पाप और प्रकाश, यह नाटक। मेरे भटकाव, ये और वे संस्मरण। साहित्य और संस्कृति आलोचना, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए छात्र छात्राओं, जैनेन्द्र कुमार जी ने प्रमुख कृतियों के रूप में आप लोगों को यह दिखा दिया कि हर एक विधा के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। जो उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, आलोचना, यानी कि हर पहलू को उन्होंने छुआ है। तो देखिए, विधा परिचय में कहानी के बारे में उन्होंने यह बता दिया है। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। कहानी क्या मानी जाती है? गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। कहानी में मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके संसाधनों, जीवन की विविध समस्याएं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियां,
समाज में जो व्याप्त कुरीतियां है, वाइट कुरीतियां, बुरी रूढ़ियां तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानी का उद्देश्य है। कहानी में जो कुछ है कुरीतियां, आडंबर, रूढ़ियां, उन सबको समाप्त कर नए समाज की स्थापना करना है, ये कहानी का उद्देश्य रहा है। अब पाठ परिचय में लेखक ने, जैनेन्द्र कुमार ने यहाँ जो कुछ कहा है वो इस प्रकार है। कहानी कैसे है? पाठ, ये जो पाठ है प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता, क्या सृष्टि का निर्माता कौन है? परमात्मा परमेश्वर। सृष्टि का निर्माता जो है, सृष्टि का निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु, सृष्टि का निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पतियां भी विशिष्ट प्रवृत्तियों का द्योतक है। वो क्या है? विशिष्ट प्रवृत्तियों की द्योतक। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान के अहंकार में चूर। देख लीजिए ये तीन बातें, बुद्धि, शक्ति और ज्ञान, ये ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। मनुष्य क्या समझता है? बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के अहंकार के में चूर होकर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। पेड़, पौधे, पशु, पक्षी अपने अपने जगह पर कैसे है? महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि सभी का अस्तित्व सृष्टि के लिए उपयुक्त है या अर्थपूर्ण है, पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान की, परंतु अंत में आखिर में सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। यह सृष्टि का अंतिम सत्य जो है वह उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है, बता दिया है। अब ये जो कोई कहानी है वो प्रत्यक्ष रूप से देखने की हम कोशिश करते हैं। देख लीजिए पहले परिच्छेद में कौन सी बात आप लोगों को कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश कर दी है। हाँ, मैं पहले ये परिचय पढ़ा लेता हूँ और बाद में समझाने की कोशिश करता हूँ, या आप लोगों के सामने उसका अर्थ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी, देखते जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। देखिए ये जो कोई कहानी है, उस कहानी में क्या हुआ? उस कहानी में जो लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने है, वह जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि क्या हुआ? जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि एक गहन वन, घनदाट जंगल, क्यों वन, एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। जंगलामध्ये दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे, वे पुराने शिकारी थे, माहिर थे शिकार में। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे। शिकार के कारण वे दूर दूर घूम फिर कर आए थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। लेकिन ऐसा घना जंगल, घनदाट अरण्य उन्हें कभी नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। ये जंगल घना जंगल देखकर, घनदाट अरण्य देखकर मनुष्य को क्या होती थी? डर लगता था, यानी कि दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया। ये दो शिकारी ने क्या कर दिया? एक बड़ा पेड़ था और इस पेड़ के नीचे छाया थी, सावली छाव में उन्होंने वास किया। वास यानी कि बस्तान रख बैठे, यानी कि वहां ठहरे, वास किया और आपस में बातें करने लगी। बातों में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि यह बात कर रहे थे।
तो इस समय एक ने कहा, जो दो दो व्यक्ति शिकारी थे, वहां पहुंचे थे और शिकार करने हेतु घने जंगल में पहुंचे थे, और घने जंगल के एक बड़े से पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और वो बातें करने लगे। और वो भी कैसी, आपस में बातें करने लगे। और एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। और इस समय एक ने अपनी बात कह डाली, ओह अरे कैसा भयानक जंगल है ये। तो दूसरे ने कहा, और कितना घना, भयानक भी है और घना भी है, घनदाट अरण्य अपन म्हणतो मराठीमध्ये। कुछ देर बाद कर विश्राम करके भी शिकारी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद, थोड़ा समय विश्राम कर लिया, आराम कर दिया, और वे शिकारी आगे के मार्गक्रमण करने लगे, शिकार करने के लिए निकल पड़े। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़े शीशे से कहा, वहां उन बातें करते हुए वहां से चले गए थे कौन, दो शिकारी। और उनके चले जाने पर पास के शीशम, और पास जो पेड़ था शीशम का, शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ यानी कि वट वृक्ष, उन्होंने पेड़ से कहा, पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, क्या कहा, अरे बड़ दादा, अभी तुम्हारे छाव में ये कौन थे, अभी तुम्हारे छाव में या तुम्हारे नीचे कौन ये थे, तुम्हारे छाव में कौन थे। वे गए और उन्हें कौन थे भी पूछा, और वे गए भी कहाँ गए पूछा गया। तो बड़ ने कहा, हाँ हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। और उन्हें ये बता दिया कि बड़ ने क्या कहा, हाँ गए, कहाँ गए, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो, तुम उन्हें जानते नहीं हो। उन्होंने सवाल कर दिया, तुम जानते नहीं हो। शीशम ने कहा नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। शीशम ने क्या कहा, बड़ से, शीशम ने कहा, नहीं वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्हें, इससे पहले कभी नहीं देखा उन्हें, ये कह रहा है। उस समय बड़दादा ने क्या कहा, बड़दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। बड़दादा ने क्या कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था, इन्हें आदमी कहते हैं। मैं जब छोटा था, यानी कि जब छोटा था तब उन्हें देखा है, और इन्हें क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है, खोड, पत्ते नहीं होते, तना म्हणजे खोड, तना ही तना होता है। देखा आगे चलते कैसे है, अपने तने की दो शाखाएं पर ही चलते चले जाते हैं, अपने तने की दो शाखाएं पर ही चलते चले जाते हैं। तने की दो शाखाएं मतलब पाए। तो उन्होंने बता दिया, अपने तने की दो शाखाओं के ही चलते चले जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओझे रहते हैं। उन्होंने ये भी सवाल कर दिया कि ये लोग इतने ही ओझे रहते हैं, ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। तब वो जवाब कैसे देते हैं, देखिए। शिष्यम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा, दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। हाँ, ये जो है ना, हमारा, मैं और तुम हमारी तुम्हारी तरह। शीशम बड़ दादा ने शीशम से कहा, अरे हमारे तुम्हारे जैसे उनके लिए क्या नहीं होते, हमारे तुम्हारे तरह इनमें जड़ें नहीं होती। जड़े यानी कि मूल, जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, बढ़ते कैसे पर, कैसे, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता, ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता।
अब बिना जड़ न जाने से जीते किस तरह है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह। इतने में बबूल शामिल होता है। इतने में बबूल कह उठता है, इतने में बबूल कहता है, जिसमें हवा साफ छिनकर निकल जाती थी, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला दादा ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं। ये 3-4 यानी कि बबूल आया, इसमें शीशम था, बर्ड था और कई, और उन्हें बता दिया कि वे हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला दादा वो दादा तुमने बहुत दिन देखे, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है, किसी वन को भी देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, और ये जो आदमी है ना वह किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयानक वन को देखा है? अरे ये तो आदमी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने ऐसे भयानक वन को देखा है? शीशम ने कहा दादा हाँ सुना तो मैंने भी था, हाँ दादा सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? अरे वो वन क्या होता है दादा, बड़दादा मैंने भी सुना था कि वन क्या होता है। बड़दादा ने इधर उधर देख लिया, यानी कि बड़दादा ने कहने का प्रयास किया है। बड़दादा ने कहा सच पूछो तो भाई, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई उस भयावह वन को तो मैंने भी नहीं देखा। इतनी उम्र होने के बावजूद भी मैंने अभी कभी ऐसा नहीं देखा। सभी जानवर, और उन्होंने ये भी बताया कि सभी जानवर क्या करते हैं, सभी जानवर मैंने देखे हैं, लेकिन वन शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, सब कुछ, भेड़िया, लांडगा, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। और उन्होंने यह कह दिया सबको देखा, शेर जी का, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अभी तक नहीं देखा। एक ने कहा मालूम होता है, तब एक ने कहा मालूम होता है, हमारी तो सबसे प्रीति है। एक ने कहा मालूम होता है वो शेर चीतों से भी डरवाना होता है। तो एक ने क्या कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरवाना होता है। बड़दादा ने कहा डरवाना जाने तुम किसे कहते हो, डरवाना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है, डरवाना हम नहीं जानते, हमारी तो सबसे प्रीति है, सबसे प्यार है। उस वक्त बबूल ने कहा, और उस वक्त बबूल ने कहा दादा प्रीति की बात नहीं है, प्रीति यानी कि प्रेम प्यार वगैरह। दादा ने कहा, बड़दादा ने कहा डरवाना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। और उस समय बबूल ने कहा दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं, कांटे, प्रीति की बात तो यह नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूं। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे, परंतु ये दो आदमी बैठे थे ना, वह क्या वे आदमी ने क्या कहा, वन को भयावना बताते थे, भयावना माना था, जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। और उन्होंने जवाब देते हुए बता दिया कि जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा सो तो होता ही होगा, दादा क्या कहता है, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर, और उन्हें बता दिया कि आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है।
हमने ये सब कुछ देखा है। छोड़कर शेर चीतों के मार देता है, उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। सब कुछ देखा है लेकिन वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा, और उन्हें बता दिया कि वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा, भयानक, खौफनाक भयानक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी, और इसी तरह वन में बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई, वन में से कोई, इनमें से कोई जानता था, वन में से इनमें से कोई जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस, पेड़ पौधे, आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, और वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। किसी को उसका पता नहीं था, परंतु डर मात्र अवश्य था। पता नहीं था पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था, और इतने में जो पास में खड़ा हुआ बांस है, बांस बातें करने लगता है। बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, और जो जरा से हवा से खड़खड़ाहट होने लगती थी, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा। और उन्होंने, बांस ने क्या कहा? अपनी जगह से सीटी सी आवाज देकर कहा। क्या कहा? सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूं, मैं बहुत जानता हूं। उन्होंने बता दिया कि मैं पोला हूं, मैं बहुत जानता हूं, मुझे तो बताओ। उस समय बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा। उस समय बड़दादा ने उन्हें गंभीर वाणी से कहा। गंभीर वाणी से कहा, क्या कहा गंभीर वाणी से? तुम तीखा बोलते हो, तुम तीखा। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? प्रश्न किया। हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं, और ये सब मिलकर क्या जानना चाहते हैं? वन कौन है? और बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हैं। बड़दादा बोलता है, यह बात यह बताओ कि तुमने वन को देखा है? ये हम लोग सब उनको जानना चाहता है। बॉस ने रीति आवाज से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में। मालूम होता है, यानी जानकारी है कि हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। वो घूमती रहती है, फिर ठहरती नहीं। इस प्रकार उन्होंने कहने के उपरांत आगे क्या होता है देखिए। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे। कुछ बड़े होते तो झोंकना जानते। तुम क्या होते हैं? तुम कैसे होते हो? बड़ ने कहा वंश बाबू को, तुम घने नहीं हो, सीधे। कुछ भरे होते तो झोंकना जानते। बड़ दादा ने उदार से आंख हटाकर, यानी कि बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि, फिर दूसरी ओर तरफ देखकर, अब लोगों से देखकर कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। हमें तो नहीं पता, लेकिन हम बड़दादा ने क्या कहा, अरे जाने दो, हम सब ने क्या किसे पूछना चाहिए? घास को पूछना चाहिए। अब वो क्या करता है देख लीजिए। अब उन्होंने बता दिया कि सबको घास से विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब की है, और उन्होंने बता दिया कि उनकी सबके बराबर है, सबके यहाँ है, कब सब कही है। वह कितनी व्याप्त और घनी, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। वह जो घास होती है ना, वह किसी घास के प्रति वह छिपी रहती है और किसी से शिकायत नहीं होती।
तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? तो उस समय सभी जो वन में मिले हुए जो थे उन जीव ने सबने क्या पूछा? सबने घास ने सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? सभी ने सवाल कर दिया। घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। मैं किसको जानती हूँ? सिर्फ लोगों की जड़ों को। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं और उनका जो फल होता है ऊपर रहता है, ऊंचे होता है। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। और जो पदतल होता है ना, पांव होते हैं ना, पांव उसके स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरी सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, और वह कह रहे कि कौन? घास। यह कह रही कि जब सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। और जब चोट पड़ती है तो मैं क्या समझती हूँ? ये ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है ये कोई दुखियारा जा रहा है। धीमे कदम से क्या होता है? मालूम होता है कि यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बात बनती है। और उन्होंने यह बता दिया कि दुख से मेरी बात बनती है। दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, हुई यहां से वहां तक बिछी रहती हूँ। घास ने बता दिया, मैं यहां से वहां बिछी रहती, यही तो चाहती हूँ। सब कुछ मेरे ऊपर से निकलता है और जो भी आता है, जो भी चला जाता है, मेरे ऊपर से चला जाता है, ऊपर से निकलता है। पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। और उन्होंने अपना मत या अपनी राय भी बताती कि पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। यहाँ तक बस।